स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि भोजन का पाचन मुख गुहा या बकल कैविटी से प्रारंभ हो जाता है, किंतु यहाँ पर वीक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहा जाता है, जिससे मात्र शर्कराओं का ही पाचन होता है। अन्यथा वास्तविक पाचन आमाशय के अंदर प्रारंभ होता है। भोजन मुख गुहा से ग्रास नलिका की सहायता से आमाशय में पहुँचता है। आमाशयी रसों का स्त्रावण जो है वह कई कारकों पर निर्भर करता है। उसमें से कुछ विशिष्ट कारक निम्नानुसार हैं। पहली है सिफेलिक अवस्था। इस अवस्था के अंदर भोजन के पाचन हेतु रसों का स्त्रावण भोजन के आमाशय में पहुंचने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे भोजन को सूंघने से, देखने से, चखने से इन रसों का स्रावण हो जाता है। यदि हम अधिक समय से भूखे हैं तो इस स्रावण से तीव्र भूख का एहसास करवाया जाता है, अतः इसे एपिटाइट जूस भी कहा जाता है। दूसरी प्रावस्था है जठर प्रावस्था या गैस्ट्रिक फेज। भोजन के आमाशय में पहुंचने के फलस्वरूप जो जठर रस स्रावित होते हैं उन्हें जठर प्रावस्था कहा जाता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन के कारण आमाशय के पाइलोरिक भाग की म्यूकस ग्रंथियां गैस्ट्रिन का स्रावण करती हैं, जो कि रुधिर के साथ मिलकर आमाशय के अन्य ग्रंथियों को उत्प्रेरित करता है, जिससे कि वे जठर रसों का स्रावण करें। तीसरी है आंतरिक प्रावस्था। आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात जब भोजन ग्रहणी या ड्यूडेनम में पहुंचता है, वहां के श्लेष्मा में स्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है। आमाशय में भोजन के पश्चात भोजन एक गाढ़ी लुगदी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जिसे कायम कहा जाता है। भोजन को इस स्वरूप में पहुंचाने के लिए दांत, पाचक रस, श्लेष्मा एवं अतिपेशीय स्तर की क्रमाकुंचन गतियां महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। क्रमाकुंचन गतियों का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। जब आमाशय में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, तब जठरीय रसों के स्त्रावण का नियमन किया जाना आवश्यक होता है। जैसे ही आमाशय का अर्धपचित भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी की श्लेष्मा की कोशिकाओं द्वारा एक विशेष एंजाइम स्रावित किया जाता है, जिसे एंट्रोगेस्ट्रोन कहा जाता है। यह आमाशय में रिवर्स पेरिस्टालसिस या विपरीत पेरिस्टालसिस के द्वारा पहुंचता है और वहां पर जठरीय गतिशीलता या गैस्ट्रिक मोबिलिटी को हासिल करता है या उसे रोकता है। जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का, या सबसे चौड़ा भाग कह सकते हैं हम। कुल छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 से 7 मीटर होती है। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। जब ये 3 भागों के अंदर हम इसे बांट सकते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा जोजेनम और तीसरा इलियम। अब छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है अर्थात ड्यूडेनम, यह पाइलोरस से जुड़ा होता है। इसकी संरचना सी की आकृति की होती है एवं इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि हम जानते हैं, ड्यूडेनम में किसी प्रकार के रसों का स्रावण नहीं होता, किंतु इसकी गुहिका में यकृत अपने पित्तरस एवं अग्नाशय अपने अग्नाशयी रसों का स्रावण करता है, जिससे ड्यूडेनम पाचन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यकृत के द्वारा, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, यकृत और अग्नाशय ये दोनों ही आहार नाल के महत्वपूर्ण अंगों के रूप में या एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में आहार नाल से अपनी नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। चित्र में आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यकृत जो है, इसकी संरचना आप देखेंगे, ये 2 लॉब्स के अंदर बटा होता है। राइट लॉब जो कि बड़ा होता है एवं लेफ्ट लॉब जो कि तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। यकृत के समस्त रस जो हैं वो एक थैलेनुमा संरचना के अंदर एकत्रित होते हैं, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है या पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय पित्त वाहिनी के द्वारा
ड्यूडेनम के अंदर खुलता है या ग्रहणी में खुलता है, जहाँ से ये अपने रसों को ग्रहण आमाशय आहार नाल के अंदर स्रावित करने की क्षमता रखता है। अब आते हैं हम पित्त रस के ऊपर। यकृत की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के रस का स्रावण करती हैं जो हरे पीले रंग का होता है और इसी कारण इसे पित्त कहा जाता है। यह रस पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। जब आवश्यकता होती है यह ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में पहुंचता है। पित्त का रासायनिक संगठन निम्नानुसार है। इसका दैनिक स्रावण लगभग 500 से 1000 मिलीलीटर प्रतिदिन होता है। इसकी पीएच जो है वह 7.7 से 8.6 होती है, अर्थात यह क्षारीय रस होता है। अगर हम बात करें इसके रासायनिक संगठन की तो इसमें 89% या 89% जल या वाटर होता है। इसके ठोस कंटेंट जो हैं वो लगभग 11% होते हैं, जिसमें अकार्बनिक लवण 6%, लेसिथिन 3%, पित्त लवण लेसिथिन 0.3%, पित्त लवण 6%, पित्त वर्णक 3.4% और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 0.8% पाया जाता है। अगर पित्त लवणों की हम बात करें तो पित्त में मुख्य रूप से 2 लवण पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। इन लवणों द्वारा संपादित कोई कार्य निम्नानुसार हैं। ये भोजन की वसाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, भोजन की वसाओं का पायसीकरण करते हैं और भोजन जल का सरफेस टेंशन जो है उसे कम कर देते हैं, जिससे कि भोजन को के ऊपर एंजाइम्स को काम करने हेतु अधिक सरफेस या अधिक सतह प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के आहार नाल में अवशोषण में भी ये सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त पित्त वर्णक पित्त में पाए जाते हैं। हालांकि पित्त वर्णकों का डाइजेशन या पाचन में कोई विशेष रोल नहीं होता है, किंतु पैथोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनमें 2 प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के अपघटन द्वारा ये दोनों ही वर्णक उत्पन्न होते हैं। पहला है बिलिरुबिन, दूसरा है बिलिवर्डिन। वर्णकों के पाचन तंत्र में गमन के साथ होने वाले परिवर्तन को हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन जो है आंतरिक जीवाणुओं का द्वारा अपघटित हो जाते हैं और अपघटन के पश्चात जो है ये बिलिरुबिनोजन बनाते हैं। बिलिरुबिनोजन वह है ये ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप स्टरकोबिलिन बनाता है। इस स्टरकोबिलिन जो है यही वास्तव में फैसेस को या मल को पीला रंग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त स्टरकोबिलिन का कुछ हिस्सा जो है आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह रक्त में पहुंचता है, रक्त के साथ ये वृक्क में पहुंचता है, जहां पर ये यूरोक्रोम नामक पदार्थ में परिवर्तित होता है और ये यूरोक्रोम जो है इसी का के फलस्वरूप जो है यूरिन या मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।